चलें बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हमने चैप्टर 11 किया था नए सिलेबस के मुताबिक, ठीक हो गया। उसके अंदर हमने देखा ये दो चार चीज़ें हमने बाकायदा नोट की कि भाई सिलेबस के अंदर काफ़ी एक्सटेंसिव एडिशन हो चुकी हैं। मतलब अगर हम पिछले सप्लीमेंट गाइडलाइंस उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें तो उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एडिशन हुई हैं सिलेबस के अंदर, जिसके अंदर दो टॉपिक हमने देखे कि रीज़न फॉर रेवोकेशन था, कुछ डेफिनेशंस थी, ये एडिशनल उसके अंदर ऐड हुई हैं, ये पहले सिलेबस का पार्ट नहीं थी। ओके, बच्चे जो हैं ऑडियो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, जो असल इशू आ रहा है। खैर, अब स्टूडेंट्स को अपना पता होना चाहिए क्या करना है। अच्छा, तो हमने ये देखा जनाब कि उसके अंदर सबसे जो ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आई है हमें कि एक तो सिलेबस रिवाइज हुआ है, दूसरा चैप्टर मर्ज हो गए हैं। तो पोस्ट रिजल्ट बैच के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी कि उनको तैयारी कैसे करनी है। ओल्ड बुक कोई यूज़ की नहीं रही, ठीक हो गया कि अगर हम ओल्ड बुक लेके चलें, न्यू बुक के अभी हार्ड बाउंड एडिशन मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं मिले, और उसके अलावा आपके पास समरी भी मौजूद नहीं है कि क्या कुछ चेंजेस आई हैं। चैप्टर वाइज मैंने एक दो जगह पे देखा है, यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं वो, नाम मुझे नहीं आता ना उन्होंने लिखा था, लेकिन उन्होंने चैप्टर वाइज समरियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। तो इंशाल्लाह होप्स हो कि मैं पूरे ही एक कंपनी लॉ की अलहदा से एक वीडियो डाल दूंगा जिस पे सारा मैं क्लियर कर दूं कि कौन कौन से सेक्शन के अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं। अच्छा, टेस्ट सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट का पर्पस। बेटा टेस्ट का पर्पस मैं आपको बता दूं कि हरगिज़ ये नहीं होता कि आपका रट्टा चेक किया जाए, ठीक है। ये हम पहले काफ़ी बार ये बात डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारा पर्पस इसमें मेनली ये होता है कि एक हमारी ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन वो चीज़ें इंप्रूव हो, दूसरी हमारी प्रैक्टिस इंप्रूव हो, और तीसरा बेटा हमें एक शेड्यूल मिल जाए काम करने का। खास तौर पे जो टेस्ट सेशन के बच्चे हैं उनके लिए ये है कि बेटा आपको टेस्ट सेशन प्रोवाइड करने का पर्पस ये होता है कि आपके पास एक शेड्यूल है कि आप इस शेड्यूल के मुताबिक तैयारी करेंगे तो प्रॉपर तरीके से 100% सिलेबस कवर कर लेंगे, और किस दिन तक कर लेंगे आपके पास पूरी गाइडलाइन होती है। क्यों, मैंने बता चुका हूं कि हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कर रखते हैं जब हमारा रिजल्ट आता है। जनाब जी उठाया बुक और ये जनाब जी 5-10 चैप्टर जो है एक साइड 3-4 चैप्टर एक दिन में खड़का दिए, उसके बाद ऐसा बददुल हुए कि पूरे 2 हफ्ते हाथ नहीं लगाना। तो लिहाजा ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। तो लिहाजा आप सबको एक शेड्यूल मिल जाता है कि आपने उसमें तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद बाकी सारी चीजें हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ओरिएंटेशन क्लासेस में भी कि भाई देखो आपका रटा, आपका नॉलेज 30% पेपर जो होता है उसके अंदर मैटर करता है, 70% चीजें हैं वो समथिंग डिफरेंट है। अब इन 70% चीजों के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे इनिशियल 3 से 4 टेस्ट हैं, उनके अंदर जिस चीज के ऊपर आपकी फोकस होना चाहिए, पहला फोकस आपका होना चाहिए बेटा कि जो आपकी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन है। अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है, और हमारे यहाँ 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी राइटिंग इलिजिबल है, मतलब पढ़ी भी नहीं जाती अगर हम फोकस भी करें तो, ठीक है। हम क्यों पढ़ लेते हैं उसको, उसकी वजह ये होती है कि हमें पता होता है, हमें एक लफ्ज के 4 वर्ड पता चल जाए ना, ये 2 वर्ड अगर 10 लफ्ज का है, वर्ड्स का वो है क्या कहते हैं अल्फाबेटिक है, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये वर्ड क्या लिखा है। वजह क्या है कि हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। एग्जामिनर ये अजम्पशन नहीं लेता कि भाई ये वाला वर्ड लिखा होगा, अगर आपने लिखा है तो वो ठीक है, नहीं लिखा तो वो गलत है। तो लिहाजा पहले 4-5 टेस्ट के अंदर मैंने ये आपको कहा कि इसमें सिर्फ आपने उन चीजों का ख्याल रखना है जो पेपर में ज्यादा मैटर करती हैं। पहली चीज क्या है, आपकी राइटिंग। तो आप अपनी राइटिंग इंप्रूव करें, आराम से बैठ के पेपर करें, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आप एक सीटिंग में नहीं बैठ सकते, आप 2-3 सीटिंग करके पेपर कर लें, लेकिन आप पेपर मस्ट करें, ठीक हो गया। उसके बाद आपके जो हमारी बात हुई थी वो थी कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है। तो लिहाजा हमने देखा था कि कुछ हमने उसके जनरल रूल भी डेवलप किए थे कि भाई कौन कौन से वर्ड्स जो होते हैं जो आए तो हमें जनाब जी क्या कहते हैं हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये कुछ हो रहा है वहां पर, ये मसला है। एक मिनट दे बेटा जरा मुझे। अच्छा, एक मिनट दीजिए मुझे जरा। ओके, तो हमने कहा कि उसके बाद कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है, और मेन चीज हमने ये देखना है कि आई कैप जो है वो
क्या अप्रोच प्रेफर करता है। तो आप में से कुछ शहजादे ऐसे थे कि उन्होंने बाकायदा बाद में मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ रहे थे, सर थोड़ा सा हिंट दे दे कि ये क्वेश्चन होना कैसे है। तो बेटा अपने टीचर से नहीं पूछते कि चीट कैसे करनी है। ऑलरेडी मैं आपको हर टॉपिक के साथ बता चुका हूं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आना है और किस तरह आना है, तो आपको वो चीज ध्यान में होनी चाहिए थी। खैर ये पर्पज नहीं था कि आपको आता है कि नहीं आता, कोशिश करनी थी आपने। तो अब हम बाकायदा मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पहले एमसीक्यूज हैं, ये एक जनरल से, मतलब मैंने कुछ तरीके से बना के 2-3 डाले आपको आइडिया देने के लिए, डिटेल में प्रैक्टिसिंग के लिए ये जो है सफिशिएंट नहीं है। तो लिहाजा लेक्चर में मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूं कि भाई इस टॉपिक में से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं और किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो हर टॉपिक में चांस है, दो तीन टाइप के क्वेश्चन तो नॉर्मल बनते हैं। हमने ये भी देखा कि 5-5 तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो लिहाजा ये तो एक चीज नॉर्मल और अंडरस्टूड है कि अगर उसमें से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं तरह के, तो उसमें से 2 तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एज ए एमसीक्यूज आएंगे आपको। बाकी 3 तरह के जो होते हैं वो लेंथी क्वेश्चन होंगे। खैर, तो ये एक सिंपल सी चीज थी जो आपको टेस्ट करने के लिए एमसीक्यूज डाले थे कि क्या आपने बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। ठीक हो गया। तो ये उन चीजों के हिसाब से था कि सिंपल एक एक वर्ड के, तो इनको हम अभी फिलहाल रखेंगे साइड पे और अपने प्रॉपर क्वेश्चन पे चलेंगे जिन पे हमारा ज्यादा टाइम एक्सटेंसिव लगना है। पहला क्वेश्चन था, वो कहते हैं जी शबान इंटरप्राइज इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो ये हम पहले मेरे ख्याल में कर चुके हैं। द डायरेक्टर प्रपोजेस टू कन्वर्ट एससी इनटू अ लिमिटेड कंपनी, हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ अ नेचर एसएससी बिजनेस एक्टिविटी they do not intend to include word limited in its name. Narrate the condition that SE would be required to comply with the under companies act क्या कहते हैं एक्ट 2017। तो लिहाजा हमने अब ये देखा यहां पर 2 वर्ड हमें इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रिकी मिले। अच्छा, ये 2 वर्ड हैं। तो हम जब भी क्वेश्चन करेंगे, जब भी हमने क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, 3 काम आपने इंपॉर्टेंट कर लेने हैं पहले 15 मिनट के अंदर। पहले 15 मिनट में आपने एमसीक्यूज को हाथ नहीं लगाना, ये बात ध्यान में रख ले बेटा। वजह क्या है कि पहली तो बात है कि 30 एमसीक्यूज हैं। अगर आपने पूरा क्वेश्चन 15 मिनट में पढ़ना है तो आप एक क्वेश्चन को क्या टाइम देंगे, 10 सेकंड। 48-45 क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड भी एक क्वेश्चन को नहीं दे पाएंगे तो फिर वो 15 मिनट आपने वेस्ट कर दिए। ठीक है, एमसीक्यूज को आपने इन 15 मिनट के अंदर नहीं पढ़ना, आपने टोटल एरिया एमसीक्यूज वाला स्किप कर देना है। उसकी वजह यह है कि बेटा या तो वो आपको आता है या तो नहीं आता। आप यहाँ ये नहीं कर सकते कि तुक्का मार के आप लिख देंगे, या आप 2-4 वर्ड लिख लेंगे, 2-4 लाइनें ठीक होंगी, 2-4 गलत होंगी। तो लिहाजा पहला काम आपने ये करना है, एमसीक्यू स्किप कर देना है एग्जाम में 15 मिनट के अंदर। जब भी आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, 3 चीजें आपने 15 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन के साथ कर लेनी है। पहला बेटा क्या है कि आपको कम से कम उसकी रिक्वायरमेंट को समझ लेना है। जिस तरह के हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, आपने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जंप नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसकी रिक्वायरमेंट अलहदा है तो तब आपने डायरेक्ट जंप करना है। अगर क्वेश्चन एक पैराग्राफ की फॉर्म में जिस तरह ये है तो आपने जंप नहीं करना। लेकिन आपने कम से कम जब पढ़ना है उसको सेग्रीगेट कर लेना है कि रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। फिर रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे पहली चीज आपने इस तरह के वर्ड्स ढूंढने कि भाई वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे वर्ड एक्सप्लेन होगा, डिस्क्राइब होगा, डिस्कस होगा, एनालाइज होगा, कुछ भी हो सकता है। एक ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ये ढूंढना है। दूसरे नंबर पे आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्या ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या एक क्या कहते हैं स्ट्रेट क्वेश्चन है। तो मैंने बताते हुए पढ़ाते हुए बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, एक स्ट्रेट होते हैं, एक हाइब्रिड होते हैं और एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड होते हैं, जिनका सबसे कम मार्जिन होता है, 15 एक मार्क्स के सारे होते हैं वो। पर जो हाइब्रिड क्वेश्चन होते हैं वो तकरीबन 20-22 मार्क्स तक जो होता है एवरेजली जाते हैं। लेकिन 60% पेपर वो होता है जो स्ट्रेट होता है। अब मैंने कहा था कि आपने कभी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पे वो वर्डिंग यूज कर रहा है, पूरा एक पैराग्राफ बना रहा है, एक स्टोरी लिख रहा है, इस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो यही तो चाहता है एक्चुअली। तो लिहाजा आपने हमेशा जो रिक्वायरमेंट की वर्डिंग है उस पर फोकस करना है। उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन स्ट्रेट है या क्वेश्चन प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि इस वर्ड से हमने क्या एनालाइज किया कि क्वेश्चन स्ट्रेट है या प्रैक्टिकल है। जी जी बोले बेटा। सर प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, अच्छी बात है माशाल्लाह। प्रैक्टिकल किसने कहा है ये?
यूसरा ने भी कहा कि प्रैक्टिकल है। स्ट्रेट है। अच्छा आप में से मेरे ख्याल में किसी शहजादे ने भी जाके ओरिएंटेशन क्लास नहीं ली। बेटा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बेटा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, माइक म्यूट करें। अच्छा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट होता है, स्ट्रेट का आंसर डिफरेंट होता है। मैंने कुछ वर्ड बताए थे कि जिस तरह वर्ड नरेट है, जिस तरह वर्ड स्ट्रेट है, जिस तरह वर्ड इनलिस्ट है, इसी तरह और क्या हो सकता है वर्ड बताओ। एक्सप्लेन। नहीं, एक्सप्लेन स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं होता। स्ट्रेट क्वेश्चन की पूछ रहा हूँ। ब्रीफली डिस्क्राइब, ब्रीफली डिस्क्राइब हाइब्रिड में टाइप है बेटा, वो किसी हद तक कभी कभी स्ट्रेट में पूछता है, नहीं तो वो हाइब्रिड के अंदर आता है। अच्छा खैर, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वर्ड आ रहे हो बेटा, वो क्वेश्चन स्ट्रेट होता है, चाहे वो उसकी 3 या 4 लाइनें ही क्यों ना हो। तो मैं थोड़ा सा फिर इस बात को एक्सप्लेन कर देता हूं। जो स्टूडेंट बैठे हैं, अगर कोई थोड़े से बहुत बोर हो रहे हैं तो सॉरी कीजिएगा उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने, या उनको बैठ के दुआएं दें कि जिन्होंने अभी तक ओरिएंटेशन क्लास नहीं ली। खैर मैंने बताया था कि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन होंगे 3 टाइप के होंगे, स्ट्रेट, हाइब्रिड और प्रैक्टिकल। स्ट्रेट में मजीद 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है 1 लाइनर या 2 लाइनर क्वेश्चन, जिसके अंदर सिंपल वो कहता है स्टेट करो जनाब जी स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, या कोरम ऑफ द मीटिंग क्या है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। 1 लाइनर क्वेश्चन या 1.5 लाइन का क्वेश्चन होता है, और वो आपसे ज्यादातर एज इट इज प्रोविजन पूछ रहा होता है। तो आपने सिंपल वही करना है कि वही प्रोविजन जिस तरह आई कैप की बुक में आपने कॉपी पेस्ट करनी है वहां पर, और उसको आपने प्रोड्यूस कर देना है। इरम आप अपना कैमरा बेटा ऑफ कर लें। चले मैं कर दिया। खैर, तो लिहाजा वहां पे हमने बात की कि एक 1.5 लाइन का क्वेश्चन जो होता है जिसके अंदर नरेट, स्टेट, इनलिस्ट का वर्ड यूज होता है, आपने एज इट इज प्रोड्यूस करना है। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कम से कम 4 या 3 लाइनों पे फैला होता है, जिसके अंदर नेम्स यूज होते हैं कंपनी के, मतलब वो पूरी एक स्टोरी बिल्ड कर रहा होता है। तो लिहाजा जब स्टोरी बिल्ड करता है और उसके बाद वो आपको जाके एक रिक्वायरमेंट पूछता है, एट द एंड रिक्वायरमेंट को अब आपने एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन स्ट्रेट है या प्रैक्टिकल है। तो रिक्वायरमेंट में अगर वर्ड बेटा नरेट आ जाए, स्टेट आ जाए, इनलिस्ट आ जाए, और कोई भी इस तरह का वर्ड, मतलब जो एज इट इज प्रोड्यूस करने की बात कर रहा हूं, तो जनरली ये नॉर्मली 3-4 वर्ड इसमें आते हैं। बाकी जो ब्रीफली डिस्क्राइब, एक्सप्लेन वगैरह वो अगली टाइप है। जब भी आप क्वेश्चन के अंदर ये चीज देखें, आपने समझ जाना है ये क्वेश्चन स्ट्रेट है, इसके अंदर कोई साइंसदानी नहीं है। तो जब भी हमें पता चले कि क्वेश्चन स्ट्रेट है, तो उसके आंसर की मेथोडोलॉजी अब मैटर करती है कि हमने आंसर कैसे करना है। बेटा पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि कभी भी आंसर आपने स्ट्रेट क्वेश्चन का पैराग्राफ में नहीं करना, हमेशा पॉइंट्स की फॉर्म में आपने आंसर देना है, और पॉइंट्स 1 लाइनर होना चाहिए, या मैक्सिमम 1.5 लाइन का अगर जाता है आप प्रॉपरली लिख सकते हैं अंग्रेजी। अगर आप सेंटेंस के सेंस का बेड़ा गर्क किए बगैर आप एक सेंटेंस पूरा लिख सकते हैं तो आप 1.5 सेंटेंस पे चले जाएं, नहीं तो सिंगल लाइनर आपने एक सेंटेंस लिखना है और एक पॉइंट होना चाहिए उसका। अब मैंने एक बात की थी कि इन 2 क्वेश्चन के आंसर को सेम होने हैं तकरीबन। ड्राफ्टिंग में एक छोटा सा चेंज आना है, इसके अंदर तो आपने एज इट इज कंपनी की प्रोविजन उठा के फेंक देनी है। वो जो भी था कि भाई लेस देन इतने मेंबर हो जाएं, मीटिंग थी, या कोरम जो है मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए, पब्लिक के इतने, लिस्टेड के इतने, अनलिस्टेड के, वो तो आपने कर देना। लेकिन अगर वो नेम यूज कर रहा है तो बेटा फिर विद नेम आपने आंसर देना है। कि अगर उसने लिखा कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो आपने लिखना है एबीसी शेल डू दिस, शेल फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। तो लिहाजा आपने हर प्रोविजन के साथ उसका नाम लगा के आंसर करना है, बस सेम वही चीज रहनी है, पॉइंट्स ही रहने हैं, कोई आपने पैराग्राफ नहीं लिखने। अच्छा उसके बाद हमने कहा कि भाई ठीक है, हम इसके अंदर नेम ऐड कर देते हैं। अब सिंपल नेम ऐड होने की वजह से यहां पर चीजें जो हैं एक इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरी उतर आई हैं। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? रिक्वायरमेंट। अगर हमने रिक्वायरमेंट एनालाइज कर ली, देखिए बेटा अब आप ऐसे काफी सोच रहे होंगे सर हमारी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, हम पैराग्राफ की फॉर्म में जब लिख सकते हैं तो फिर क्यों ना लिखें। बेटा ठीक है, आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप 6 लाइनों की जगह 1.5 पेज भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकता है, लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है?
3 घंटों में होने वाला ये पेपर नहीं होता। सर मुझे थोड़ा जरूरी काम से जाना, ठीक है जा सकते हैं बेटा। जी जी होगा, बिल्कुल होगा, अवेलेबल होगा रिकॉर्डेड। खैर, तो क्या है कि हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट पे फोकस करके कंसाइज आंसर करना है। क्यों? ये 3 घंटे में होने वाला पेपर नहीं है। अगर ये 3 घंटे में हो गया है तो ज्यादा चांस है कि ये गलत हुआ है। ओके, ये एक टाइप की क्वेश्चन थी। दूसरा होता है हाइब्रिड क्वेश्चन बेटा, जिसके अंदर वो एक से ज्यादा कंसेप्ट आपसे पूछता है। स्ट्रेट होता तो क्वेश्चन तकरीबन स्ट्रेट लग रहा होता है, लेकिन इसके अंदर कंसेप्ट एक या दो मिक्स होते हैं, वो भी देखेंगे क्वेश्चन की टाइप। इसके साथ वो ज्यादातर वर्ड डिस्क्राइब लगाता है, एनालाइज लगाता है, डिस्क्राइब ब्रीफली होता है नॉर्मली। डिस्क्राइब जो है वो फिर इसमें चला जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। एनालाइज का वर्ड यूज करता है, एडवाइस का वर्ड यूज करता है, और कभी कभी वो इनमें से कोई एक वर्ड उठा लेता है, लेकिन फिर आपको साथ में थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग यूज करनी पड़ेगी क्वेश्चन को देख के कि भाई क्या ये हाइब्रिड क्वेश्चन है कि नहीं है। अब इस क्वेश्चन का एक ट्रिक है। मसला ये है कि इसमें से बात के अंदर से बात निकलती है, मतलब जिस तरह कड़ियां नहीं जुड़ी होती ये वैसे ही है। एक बात को आपने अगर अजम्पशन लेके एक बात की है तो उसका आपको हल भी देना पड़ेगा। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का जो आंसर ड्राफ्ट करना है, आंसर की ड्राफ्टिंग इसकी सिमिलर टू दिस होनी है, लेकिन सिवाय एक वजह से, एक जगह पे फर्क होना है कि इसमें कंसेप्ट मिक्स होने हैं। एक से ज्यादा कंसेप्ट वो आपसे पूछ रहा होगा और उनकी खिचड़ी पका के आपको उसमें क्या कहते हैं इन्वॉल्व कर रहा होगा। खैर, तीसरा टाइप का क्वेश्चन होता है प्रैक्टिकल, जिसको हम वाकई कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये मैक्सिमम 15 से 20 मार्क्स 10 से 15 मार्क्स का होता है। एक या दो क्वेश्चन होते हैं 4 4 5 5 नंबर के। खैर, इसके अंदर वर्ड यूज होता है नॉर्मली एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, ज्यादा ये वर्ड यूज होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा आप लिबर्टी ले सकते हैं पैराग्राफ में जाने की। ये वो क्वेश्चन है जहां पे आप लिबर्टी ले सकते हैं इज एम आर के अलावा कोई और वर्ड लिखने की। तो लिहाजा लॉ के अंदर मैं पहले बता चुका हूं कि आपको अपनी लाइफ से, लॉ की लाइफ से इज एम आर कैन कुड में माइट निकाल दे। शेल और विल ये दो आपके साथी हैं, इनको पकड़ ले। 99.99 जगहों पे जब भी कंपनी की प्रोविजन आएगी वहां पे शेल या विल लगना है। अब शेल यहां पे वो गा गी गे वाला नहीं है, ठीक है। शेल विल जो है वो हम कहते थे कि भाई सेंटेंस में इंग्लिश में वो लिटरेचर की इंग्लिश है। यहाँ पे शेल और विल का मतलब है कंपल्शन, करेगा, जरूर करेगा। तो लिहाजा जब भी लॉ में एक चीज लिख दी गई है कि भाई एक कंपनी के मिनिमम मेंबर जो है प्राइवेट के 2 होंगे, तो शेल रिमेन 2। कंपनी के लिए जरूरी है कि वो 2 होने चाहिए। आप मे रिमेन 2 या मे बी 2 या मे बी 3 नहीं लिख सकते, ये कंपनी की मर्जी नहीं है यहाँ पर। तो लिहाजा सबसे पहला स्टेप आपका होना है कि क्वेश्चन आपने एनालाइज करना है कि इन 3 कैटेगरीज में से कहां पे फॉल होता है। दूसरे नंबर पे आपने क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऐसा वर्ड होता है जहां पे वो आपसे खेल रहा होता है। मैंने बताया उसको पता है आप बुक पढ़ के आए हैं और 50 नंबर उसने आपके लिए वैसे ही रख छोड़े। अगर आपने बुक पढ़ी है ना, 50% पेपर आपके लिए है, आप आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगले 50% में वो ये देखेगा कि आपने बुक पढ़ी है तो क्या समझी भी है कि नहीं समझी। तो लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने पढ़ा 2 पॉइंट मेन थे, एक नरेट का वर्ड और एक ये वर्ड। अब अल्लाह की मेहरबानी से टेस्ट सॉल्व करने वाले स्टूडेंट जो खास तौर पे थे, उन्होंने माशाल्लाह इस वाले वर्ड को तो बिल्कुल ही इग्नोर किया। इस वाले वर्ड में भी थोड़ी बहुत ऐसी तैसी फेरी है, लेकिन इसको बिल्कुल इग्नोर किया है। ये एक रिक्वायरमेंट थी इस वर्ड की। अब हमने बात की कि भैया जी शबान इंटरप्राइजेज इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, तो ये क्वेश्चन हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और वो एक, अब इसको एनालाइज करना है, पहले आपने इसको उर्दू में तर्जमा करना है। याद से आपने हमेशा ट्रांसलेट करना है क्वेश्चन अपने जहन में, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। एग्जाम में एक हम जल्दी में बैठे होते हैं, ऊपर से हमारा दिमाग सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये हमें वो चीजें बताई जा रहा होता है जो इसको आती हैं, और एट द एंड हम भी कह रहे थे सर हमें सारा पेपर आता था, फिर पता नहीं क्यों फेल कर दिया। बेटा वो आपको आता था, वो आप लिखा है, जो उसने पूछा था वो आपको आता नहीं था। तो हमारा माइंड हमें वो चीजें बता रहा होता है जो उससे आती हैं। मतलब मैं आपसे एक सिंपल सी एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कल की। खैर, कल मैं गया एक शॉप के अंदर ग्रोसरी लेने। मैंने कहा यार कोई चॉकलेट बॉल्स वगैरह या छोटे छोटे ना बीन्स होते हैं वो होने चाहिए, ताकि मैं साथ में जब पढ़ाता हूँ तो वो साथ में खाता रहता हूँ, गला वगैरह खुश्क भी नहीं होता, ठीक होता है। तो मैंने एक डब्बा देखा, उसके ऊपर जनाब जी लिखा है चॉकलेट बॉल्स। मैंने जनाब जी वो उठाया डब्बा, पैक करवाया, ले आया घर।
जब मैंने आके खोली तो यार वो चॉकलेट के अलावा कोई खट्टी सी चीज निकल आई। जब मैंने उसके पैकेट को देखा तो उसके ऊपर लिखा था च्यूरन बॉल्स। अब आप ये देखें कि मुझे किसने बताया था कि चॉकलेट बॉल है। तीन चीजें, पहली उन बाल की शक्ल जो बनाई वो चॉकलेट जैसी है। दूसरा, मैंने सिर्फ CH पढ़ा और मेरे माइंड ने कहा कि ये चॉकलेट ही होगा। वजह क्या है? क्योंकि मेरा दिमाग तैयार इसी काम के लिए था, मुझे सिर्फ यही बताने के लिए रेडी था, क्योंकि मैं ये सोच के गया था और मेरे दिमाग को पता भी यही था। मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि अंदर से ये चीज निकलेगी, तो मेरा माइंड मुझे कैसे बताता। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने आपको दिया है उसका आंसर जो आपको आपका माइंड बता रहा है वही है। तो लिहाजा आपने हमेशा गौर करना है। माइंड आपको सिंपल सा कहेगा कि भाई वो आपसे पूछ रहा है कि ये यहाँ पे NPO की 4 कंडीशन डालो, बात खत्म करो। अब इसमें 2 जगह पे आप गलती करते हैं, आपने बुक ठीक तरीके से नहीं पढ़ी होती, एक चीज। दूसरे नंबर पे बेटा जो है आप पेपर को ट्रांसलेट नहीं करते उर्दू में। तो लिहाजा पहली गलती यहीं पर थी। स्टूडेंट ने, किसी ने भी ये नहीं लिखा कि वो कंपनी शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग फॉर्म अ पब्लिक कंपनी। ये एक रिक्वायरमेंट थी। क्यों? जब तक एक कंपनी नहीं है उसका लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको पब्लिक कंपनी होना पड़ेगा। अब ये 2 बंदे हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये 3 बंदे हैं या एक बंदा है? 2 बंदे मिलकर लाइसेंस ले सकते हैं बेटा NPO का? बताइए। नहीं सर। नो सर, क्या करना पड़ेगा उन्हें? मिनिमम 3 होना चाहिए। लॉ ने कहा कि उनको पहले पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी जिसके कम से कम 3 मेंबर हो। तो लिहाजा सबसे पहले आपने कहा था कि ये जो है ये एक क्या कहते हैं कंपनी बनने की अहल होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने बताना था कि द ऑब्जेक्ट ऑफ शबान इंटरप्राइजेस शैल बी ऑफ द फॉलोइंग, शैल बी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब कैन, कुड, मे, माइट नहीं लिखना था, वो लिखने थे। शबान इंटरप्राइजेस शैल नेवर डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट टू इट्स शेयर होल्डर। शबान इंटरप्राइजेस शैल क्या कहते हैं यूज इट्स प्रॉफिट ओनली फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ शबान इंटरप्राइजेस शैल नेवर बी एनी टाइम इन द लाइफिंग बी इलीगल। हर पॉइंट के साथ आपने, तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वाला टाइप था। कंडीशन मैंने वही 4 प्रोड्यूस की, बस हर कंडीशन के साथ मैंने क्या लगाया? वर्ड लगा दिया, नेम का। ये जो पहली लाइन गलती कर रहे हो, ये पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और सबको पता है कि ये पार्टनरशिप है, अभी कंपनी बने ही नहीं है। आप उनको बता रहे हो कि ये 4 कंडीशन पूरी करो और जाओ, वो भी ठीक है 4 कंडीशन पूरी कर रहे हैं, अपने पार्टनरशिप एक्ट में लिख देंगे तो लाइसेंस मिल जाएगा उन्हें? नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या कहते हैं मैं डिस्कस कर दूं कि भाई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है। यहां पे लिखा है कंडीशन, अगर यहां पे प्रोसीजर लिखा होता तो क्या होना था? कोई बता सकता है मुझे प्रोसीजर? कोई टेस्ट सेशन का बच्चा यहां मौजूद है? 1 मिनट रुका बेटा। इरम, आवाज आ रही है बेटा आपको? माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं बेटा, ये अपनी क्लास है। ओके, नहीं बोलना चाहते, आवाज नहीं आ रही। युसरा, आपको बेटा जी सर। आ रही है? तो जरा जी। इसके ऊपर रोशनी डालें कि अगर इस वर्ड पे हम नरेट की जगह, कंडीशन की जगह प्रोसीजर लिख दें तो प्रोसीजर क्या है उसका? याद है? परेशान नहीं होना, इजी हो के आंसर दें, जैसा आता है। आपको कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, और किसी ने क्या जानना है। तो लिहाजा आपने युसरा नाम लिखा, पता नहीं असल नाम आपका क्या हो। खैर, युसरा ही है सर। अच्छा चले, मान लेते हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं कि आप युसरा ही हैं। क्या पता कोई पीछे अब्दुल करीम जो है वो वॉइस चेंजर लगा के बात कर रहा हूँ। मैं जस्ट उस सेंस में कह रहा हूँ बेटा कि आपको यहाँ पे कोई नहीं जानता, इस चीज से नहीं घबराना कि मैं बोलूंगी या गलत बात करूंगी तो कोई क्या कहेगा, तो कहने दो भाई। जी, आप मुझे बताएं कि अगर इस जगह पे हम कंडीशन की जगह प्रोसीजर कर देते तो क्या फर्क पड़ना था आंसर पे? सर प्रैक्टिकल था आंसर। ना, वर्ड नरेट ही है बेटा, बुक के अंदर प्रोसीजर भी मौजूद है। अब यही रोला है कि हमने बुक उस हिसाब से पढ़ी ही नहीं है। चलें, ये क्लास का कोई बच्चा? मैं बताऊं? जी जी, बता सकते हैं उस्मान।
क्योंकि मैंने गलती यही की है। हाँ हाँ वो मुझे लग रहा है। क्योंकि इधर कंडीशंस लिखी हुई थी, मैंने साथ वो लाइसेंस वाला प्रोसीजर भी सारा आपने छोड़ वो दिया। साथ में ऐड कर दिया बेटा। 3 घंटे के पेपर में आप कैसे करोगे इतने? आप तो पूरा चैप्टर लिखा हो भाई। इसी में से सर जी सिलेक्ट कर ले जो आपके मर्जी का। अच्छा रख ले, बाकी फेंक दे। तो वही मैं भी आपने बताया तो मैं अपने आप कह रहे थे ये मैंने तो लिख दिया है। मैंने अच्छा नीचे हाँ लाइसेंस जी। वाला अब प्रोसीजर भी लिखा अब होप सो आपको समझ आ गया होगा कि एग्जाम के अंदर आप क्या गलतियां करके आए थे जो पोस्ट रिजल्ट में बैठे हैं। हुआ। खैर, क्लास का कोई बच्चा आंसर करे कि भाई प्रोसीजर क्या था। सर वो उसके बाद जब ये कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम एस कमीशन को भेजेंगे हाँ कि लाइसेंस दे दें। और वो फिर कि अगर हमने जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की हैं तो वो कमीशन लाइसेंस देगा, लेकिन वो साथ अपने भी कुछ अगर वो देना चाहे एडिशनल कंडीशंस भी वो स्पेसिफाई करे तो वो भी हमें दें। वो हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में वो लिखवा देगा। ठीक है, शाबाश। तो प्रोसीजर में आपने सिंपल ये नहीं बताना कि हम एससीसीपी को एप्लीकेशन दें, सेटिस्फाई हुआ तो उसने हमें लाइसेंस दे देना, बात खत्म। प्रोसीजर अगर आता तो बेटा आपको लिखना था कि सबसे पहले हमें कंपनी बनानी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने कमीशन को, बल्कि नहीं उससे पहले हमने ये चारों कंडीशन, कौन सी वो कंडीशन लिखनी है। शबान इंटरप्राइजेज ये 4 काम करेगी। उसके बाद शबान इंटरप्राइजेज कमीशन को एप्लीकेशन देगी। कमीशन सेटिस्फाई होगा तो शबान इंटरप्राइजेज को लाइसेंस इशू करेगा। क्लियर हो गया बेटा? चले, इस क्वेश्चन के ऊपर काफी डिस्कस होगी। अगले पे चलते हैं। वो कहता है स्टार प्राइवेट लिमिटेड एसपीएल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2012. Bilal owns 90% share of SPL and the remaining 10% share are owned by his his wife या life, कुछ भी कह सकते हैं। खैर हो, Bilal intends to convert the company into a public company unlisted. शाबाश। List down necessary changes that SPL would have to make in its article of association. अच्छा, सबसे पहली चीज भाई, इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपका दिमाग कहां पे रुका था? टेस्ट सेशन वाले बच्चे, कौन सा वर्ड इसके अंदर आपने या कौन सा पॉइंट हाईलाइट किया बेटा? भागी गए। क्लास वाले बच्चे बताएं बेटा। सर लिस्ट डाउन। सबसे पहले आपको लिस्ट डाउन निकालना था। ये वर्ड हमने देख लिया। इससे हमें क्या पता चला? ये क्वेश्चन स्ट्रेट है या प्रैक्टिकल है? स्ट्रेट क्वेश्चन है। शाबाश। अब हमने इसको जरा हिंदी भाषा में, आसान भाषा में इसको अब हम ट्रांसलेट करते हैं। वो कहते हैं स्टार प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2012। तो एक स्टार प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी जिसके 2 शेयर होल्डर थे, बिलाल और उसकी वाइफ। अब वो पब्लिक कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो पहले तो हमने ये देखा कि क्या प्राइवेट कंपनी ठीक ठाक थी। हमने कहा ठीक है जी, 2 मेंबर थे, सारा कुछ था। इसके अलावा मुझे बताएं, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आर्टिकल के अंदर क्या कुछ डालना पड़ता है? कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें थी जो सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए थी? जी सर। क्या थी बेटा वो? कि हम अपने जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं मेंबर्स को 50 तक मैक्सिमम। उसके बाद फिर हम राइट ऑफ शेयर्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि हम किसी को शेयर, और तीसरा होता है कि हम जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं करते उनके सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स की। और चौथा पॉइंट ये होता है कि हम उसके नाम के आखिर में प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं। तो लिहाजा हमें पता था कि एक कंपनी प्राइवेट अगर 4 चीजों की वजह से बनती है, वो 4 चीजें कहां पर आ रही होती हैं बेटा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर हमें यह पता चल गया है कि एक कंपनी 4 चीजों की वजह से एक प्राइवेट कंपनी बनती है और वो 4 चीजों की वजह से बनती है जो आर्टिकल में मौजूद है, तो हमने ये भी पढ़ा कि पब्लिक कंपनी से क्या मुराद था। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कौन बताएगा बेटा? which is not a private company. अदर देन प्राइवेट कंपनी। शाबाश। तो ऐसी कंपनी जो अदर देन प्राइवेट कंपनी है वो सारी पब्लिक कंपनी हो जाएंगी। तो लिहाजा बाकी सब कंपनीज का आर्टिकल सेम है, तकरीबन सिर्फ एक जगह को छोड़ के जहां पे ये 4 रिस्ट्रिक्शन है। तो लिहाजा पहले नंबर पे आपने कहना था कि कंपनी को ये 4 रिस्ट्रिक्शन रिमूव करनी होंगी अपने आर्टिकल से। क्या ये मोर देन इनफ है? यस सर। ओके, हाँ सर। ठीक है।
आई कैप ने भी यही तक की बात की, लेकिन ये इनफ नहीं है बेटा। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? अनलिस्टेड के लिए 3 चाहिए। अनलिस्टेड के लिए 3 चाहिए, तो पहले कम से कम 3 मेंबर हों वो। और वो कैसे होंगे? पहले उनको वो 4 कंडीशन चेंज करनी पड़नी है। क्यों? कि आप जो शेयर है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद आपको थर्ड मेंबर ऐड करना पड़ना है, और फिर उसके बाद आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया? लेकिन बात तो ये ठीक है, मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बता दी है। मुझे ये बताएं कि जो हमने मेमोरेंडम देखा था या आर्टिकल देखा था, उसके अंदर कोई मेंबर्स की डिटेल आ रही थी कहीं पर? नहीं सर। किसकी डिटेल थी मेमोरेंडम और आर्टिकल में? कंपनी की थी, उसके अपने एक्सटर्नल रिसर्चर और इंटरनल सब्सक्राइबर क्लास के अंदर किसकी डिटेल आ रही थी? मेंबर्स की, सब्सक्राइबर्स की डिटेल आ रही थी कहीं पे।